हेलो। हाँ, तो कल हमने लेसन नंबर फर्स्ट देखा था और उसमें लेसन नंबर फर्स्ट और सेकंड की कुछ थ्योरी देखी थी। उसमें कुछ डाउट है? नहीं। नहीं है। आज हम देखते हैं आगे। तो तुम्हारी जो तुमको जो मैंने पीडीएफ सेंड की है ना, उसमें एग्जम्प्टेड इनकम जो है उसके बारे में दिया हुआ है, तो तुम उसको पढ़ सकती हो। हेलो। हाँ। पढ़ सकती हो ना उसको, वो थ्योरी है। हाँ, पढ़ सकती हूँ। चलो आज हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। उस दिन जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, मिस्टर पी is employed in a factory. He is receiving a basic salary. Yeah, he is receiving in a salary 2 lakh rupees. And he and earn a agricultural income 80,000 rupees by go down by rental fees of go down by rental fees of go down, ठीक है। इस हाँ, उसके बाद ये हो गया फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। ही रिसीविंग अ कमीशन 60,000 rupees उसके बाद रिसीविंग इन 60,000 rupees commission and receiving in क्या हो गया, एक ये और उसमें कमीशन हो गया। और कौन सी इनकम है एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा? हाँ, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000 rupees. लिखो, he extended his he expended नहीं, he paid लिखो, he paid
इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 rupees. Children's school fees 12,000 rupees. Expenses from house 1 lakh rupees. And invest 1 lakh rupees in a share market. हमको निकालना है, पहले तो इसकी टोटल इनकम निकालो, उसके बाद इसकी टैक्सेबल इनकम निकालो. कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम. ठीक. हाँ. अभी जो एग्रीकल्चरल इनकम है ना, जो भी एग्रीकल्चरल इनकम है वो अगर हम अनाज उगाते हैं और अनाज उगा करके बेचते हैं, उससे होने वाली जो इनकम रहती है वो एग्जम्प्टेड रहती है. लेकिन अगर किसी को गोडाउन हमने किराए से दिया, ये गोडाउन उसने किराए से दिया है, तो ये गोडाउन अगर हमने किसी को किराए से दिया है तो ये जो है ये टैक्सेबल होती है ये इनकम. ठीक है. तो लगाओ टोटल इनकम. कैसे टोटल इनकम कितनी हो गई तुम्हारी? 2 लाख रुपए तुम्हारा सैलरी है उसकी. 80,000 रुपए उसको एग्रीकल्चर से मिलते हैं. 60,000 रुपए उसको हाउस रेंट के मिलते हैं. हाउस रेंट के, अच्छा ये हाउस रेंट के मिलते हैं. हाउस रेंट मतलब उसके पास जो प्रॉपर्टी है, ये हाँ हाउस, यहाँ पर प्रॉपर्टी, मैंने रेंट गलत बोल दिया, प्रॉपर्टी होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी है ना. हाँ, इसमें जिस मकान में वो रहता है उस मकान को छोड़ करके बाकी के जो मकान है उससे जो रेंट मिलता है तो ये भी टैक्सेबल है. उसके बाद कमीशन है 40,000 रुपए का है ना. कमीशन 60,000 है. हाँ, कमीशन 60,000 का कमीशन है. और 40,000 रुपए का क्या? रेंट, हाउस प्रॉपर्टी रेंट. हाँ, तो ये सब जुड़ गए, इनको जोड़ लो. क्या कितना हुआ? 3,80,000 रुपए है ना. अब उसके बाद ये जो 3,80,000 है ये इसकी ग्रॉस टोटल इनकम है. ठीक है. उसमें से हमको इसके जो एक्सपेंसेस है वो माइनस करना है. तो इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस में इसमें इंश्योरेंस है, इसमें स्कूल फीस है, इंश्योरेंस हाँ 4,000. हाँ, स्कूल फीस 12,000 की स्कूल फीस है. फिर 4,000 रुपए के घर के एक्सपेंसेस हैं उसके. फिर 1 लाख रुपए के 1 लाख के उसके घर के इन है. और 1 लाख इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट. तो टोटल कितना हो गया? 2,16,000 रुपए है ना.
2,60,000 16,000 हुआ ना? 7 हाँ 21 2,16,000। हाँ 2,16,000। तो 3,80,000 में से माइनस करो उसको, कितना आ जाएगा? $1,76,000। 1,74 की 64,000? 1,64,000। ये हमारी तो ये तुम्हारी हो गई टोटल टैक्सेबल इनकम, है ना? इतना क्लियर हो गया तुमको? अब आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर, अगला लेसन सैलरी हेड का, ठीक है? तो सबसे पहले सैलरी किसको बोलते हैं, कौन कौन सी चीजें जो है वो हम सैलरी के अंतर्गत रख सकते हैं, कौन कौन सी चीजों को सैलरी के अंतर्गत रख सकते हैं? तो एक तो कंपनी जॉब करके मिलती है जो, लेकिन उसके पहले हमको कुछ चीजों का ध्यान देना है, ठीक है? अब जैसे कि बहुत से लोग हैं सैलरी देते हैं, है ना, हमारे अपने, और सैलरी और वेजेस दोनों एक ही, दोनों को एक ही माना जाता है, उन दोनों में अंतर नहीं किया जाता, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, ठीक है? तो सब उसके लिए सबसे पहले हमको देखना है कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है, दोनों के बीच में उनका रिलेशनशिप क्या है ना? रिलेशनशिप मीन्स जो एम्प्लॉय है जिसको सैलरी मिल रही है वो मतलब प्रॉपरली वहां पर परमानेंट एम्प्लॉय है या नहीं, है ना? परमानेंट एम्प्लॉय अगर किसी के यहाँ है या नहीं, अगर किसी का परमानेंट एम्प्लॉय है उसको सैलरी मिल रही है तो अब इसमें भी दो कंडीशन है, ठीक है? सैलरी, परमानेंट एम्प्लॉय है और उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक मिनट है ना, मैं इसको जरा साइलेंट मोड पे कर दूं। हेलो। तो क्या होता है कि जो कभी कभी जो एम्प्लॉयर है ना, वो क्या करता है, कर्मचारी को उसका जो सैलरी देता है उसके पहले ही, उसको सैलरी पेड करने के पहले ही सारे कर्मचारियों की सैलरी में से वो इनकम टैक्स काट लेता है। मतलब वो इनकम टैक्स कौन पेड कर रहा है? डायरेक्टली नियोक्ता पेड कर रहा है। तो ये कंडीशन इसमें देखने वाली है कि क्या सैलरी में इनकम टैक्स का पेमेंट एम्प्लॉइज को करना है या एम्प्लॉयर को करना है। दूसरा है कि सैलरी और वेजेस दोनों को एक ही माना जाता है। अगर तुमको सैलरी मिल रही है और उसी कंपनी में काम करते हो, किसी चीज के लिए तुमको वेजेस अलग से दी गई है तो वो टैक्सेबल होगी, ठीक है? अब कोई एम्प्लॉय है और वो फॉरेन गवर्नमेंट के लिए, किसी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए काम करता है, तो मतलब कोई व्यक्ति है जो बाहर जाकर के काम करता है, ठीक है? कोई इंडियन है
जो बाहर जाकर के काम कर रहा है, बाहर जाके काम कर रहा है किसी दूसरी गवर्नमेंट के लिए, उससे मिलने वाली जितनी भी इनकम है वो भी टैक्सेबल होती है। अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पर किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसकी किसी दूसरी ब्रांच में किसी दूसरे देश में जाकर के काम कर रहा है, तो वहां से मिलने वाली वो तो उसी कंपनी की सैलरी कहलाएगी जो इंडिया में यहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो इसलिए उस सैलरी पर तो उसको इनकम टैक्स लगेगा ही। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है और उसको वो जैसे कुछ लोग पार्ट टाइम थोड़े थोड़े टाइम पार्ट टाइम अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, है ना, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एक से ज्यादा कंपनियों में काम कर सकते हैं, तो पार्ट टाइम अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, तो एक से ज्यादा जिनके एम्प्लॉयज होते हैं उनसे मिलने वाली जो इनकम है वो भी पूरी फुली टैक्सेबल होती है। अब जो इनकम है ये भी देखना होता है कि जो इनकम है वो कहाँ पर, मतलब उपार्जित कहाँ पर होती है, मतलब आकर कहाँ पर हो रही है। जैसे कि कंपनी का एम्प्लॉय है वो जाकर के फॉरेन में किसी भी कंपनी में, रशिया में जाकर के या यूएस में जाकर के काम कर रहा है और वहां से उसको इनकम हो रही है, वहां पर उसको जो पेमेंट वहां पर मिल रही है, अभी मैंने जैसे बताया, ठीक है। यदि उसका मतलब कोई एम्प्लॉय है, उसने पिछले पिछले साल किसी दूसरी कंपनी में वो काम कर रहा था, इस साल दूसरी कंपनी में काम कर रहा है ना, तो पिछले साल जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी से मिलने वाली इनकम भी टैक्सेबल होगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि लोग नॉमिनल वेतन मतलब नॉमिनल सैलरी लेते हैं, 1 रुपए 2 रुपए सैलरी लेते हैं, है ना, तो जिन लोगों की सैलरी मतलब एग्जैक्ट सैलरी होगी, नॉमिनल सैलरी इन लोगों की नहीं होगी, तो नॉमिनल सैलरी जो है वो टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि 1-2 रुपए पर कोई टैक्स कैसे लगाएगा, ठीक है। इसके बाद हमको ये भी देखना होता है कि जो जैसे सैलरी कोई किसी को सैलरी मिल रही है, जैसे तुमने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जब इनकी पोस्टिंग होती है तो इनकी एक ग्रेड होती है, ठीक है। जैसे कि कोई एलडीसी या यूडीसी है जिसकी पोस्टिंग हुई, तो उसकी ग्रेड होती है 9,000 रुपए से 9,000, फिर 11,000, फिर 25,000, ऐसे 25,000 तक रहती है उसकी ग्रेड। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जब उसकी नियुक्ति हुई तब उसको 9,000 रुपए मिले, 9,000 रुपए पर मंथ उसकी इनकम थी। उसके बाद जब उसके बाद धीरे धीरे 1 साल में या 4 साल में जो भी ड्यूरेशन उसका रहता है, उसके बाद उनकी जो इन सैलरी है उसको बढ़ा दिया जाता है, तो कुछ साल में 2 साल बाद उसकी 11,000 हो गई और 5 साल बाद उसकी 25,000 रुपए सैलरी हो गई। तो ये जो है ये जो पे ग्रेड है हमको इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि वो जो एम्प्लॉय है अगर वो उसका जो सैलरी उसको जो मिल रही है वो पे ग्रेड के अंतर्गत मिल रही है, तो इनका जो एम्प्लॉय है वो किस मतलब कब से उस कंपनी या उस संस्था में कब से काम कर रहा है, और जब से काम कर रहा है तब से उसको काम करते हुए कितने दिन हो गए हैं, जिसके अनुसार उसको पे ग्रेड के अनुसार आज की डेट में जब वो सैलरी मिलेगी तो वो जो सैलरी जितनी ग्रेड के अनुसार होगी उतनी टैक्सेबल होगी, उतनी सैलरी टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम कि जो हम टैक्स जो हम पेड करेंगे तो उसका बेस क्या है, सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में जो टैक्स पेड करेंगे उसका बेस क्या है। तो सबसे पहला है कि पिछले साल की सैलरी पर टैक्स पेड होगा, ठीक है, ये तो हम जनरली सब जानते ही हैं। इसके अलावा
अगर किसी नियोक्ता या किसी और कंपनी से उसको पहले से उसको कोई इनकम जो उसकी रह गई है या कोई दूसरी इनकम उसको मिलने वाली है, कोई किसी दूसरी कंपनी ने उससे काम करवाया है, तो वो जो टैक्सेबल इनकम वो भी टैक्सेबल होगी। ये भी अभी मैंने बताया। उसके बाद अगर किसी कंपनी की जैसे कभी कभी क्या होता है, कंपनी के जो एम्प्लॉयर रहते हैं वो क्या करते हैं कि सैलरी नहीं पेड करते हैं, है ना। किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है रह जाती है, पेड नहीं होती है। तो इस तरह की सैलरी जो एम्प्लॉय जो है वो उसको मिलने वाली इस तरह की सैलरी जो एरियर है, जो पिछला एरियर जो मिला नहीं है, वो अगर आज मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल होता है। ठीक है। फिर कोई ऐसी फीस या कमीशन जो उसको मिला हो, कोई ऐसा प्रोविडेंट फंड जो उसको मिला हो, लेकिन प्रोविडेंट फंड जो है वो मान्यता मतलब मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि जो हमारे प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, वो अपने जो कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड कराती हैं। तो वो प्रोविडेंट फंड मान्य होना चाहिए, अमान्य नहीं होना चाहिए। आजकल तो सभी लोग, आजकल तो जो मजदूरी करने जाते हैं ना, ये राजीव गांधी मिशन में जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो रोजगार योजना नहीं चलती है, उसके अंतर्गत भी लोग जॉब कार्ड बनाते हैं, उसमें भी उनको प्रोविडेंट फंड का जो है वो प्रावधान रहता है। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। तो अब जो सैलरी है उसके 3 फॉर्म है। ठीक है। एक तो है तुम्हारी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, बेसिक सैलरी में तुम्हारा आ जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब जितने उसको मिल गई है, प्लस बोनस, प्लस कमीशन, प्लस एडवांस। ये चीजें बेसिक सैलरी के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक, सॉरी एडवांस नहीं, फिर एडवांस सैलरी जो अगले साल या अगले किसी काम के लिए उसको पहले से दे दी गई हो, वो एडवांस। जो पिछले साल अगर किसी कारणवश उसको नहीं मिली हो, उसका वो एरियर में आ जाती है, और बकाया राशि की जो सैलरी है जो अभी उनको मिलती है वो भी इसमें जुड़ जाएगी। तो कौन कौन सी जुड़ गई, पहले तो बेसिक जुड़ गई, और अगर एडवांस मिला है तो ये एडवांस भी जुड़ गया। फिर अगर एरियर मिला है तो हमने वो भी जोड़ दिया। फिर अगर नोटिस पीरियड की कोई सैलरी मिलती है, तो नोटिस पीरियड क्या होता है कि जैसे कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसको अपने एम्प्लॉय की छुट्टी करना है, उसको नहीं रखना है उस एम्प्लॉय को, तो वो क्या करता है कि उस एम्प्लॉय को 1 महीने का नोटिस देता है। ठीक है, कि तुम 1 महीने बाद तुमको निकाल दिया। लेकिन वो क्या करता है, नोटिस तो देता है 1 महीने का उसको, लेकिन क्या करता है वो नोटिस के अनुसार उसको 1 महीने की सैलरी पेड करता है और उसकी छुट्टी कर देता है उसी वक्त, बोलता है कल से मत आना। तो ये कहलाती है नोटिस पीरियड की। तो ये हो गया नोटिस पीरियड वाला। ठीक है, सैलरी फ्रॉम नोटिस पीरियड, अगर उसको कुछ ऐसी सैलरी मिली है तो ये भी जुड़ जाएगी। फिर बोनस, कमीशन और फीस, अगर कहीं से मिली है तो किसी तरह की फीस मिली है या कमीशन मिला है, तो अगर उसने ओवर टाइम किया है कंपनी में वो भी जुड़ जाएगा। फिर अगर उसको एन्युटी मिली हुई है, एन्युटी या ग्रेजुइटी मिली हुई है, तो ये सारी चीजें भी उसकी सैलरी में जोड़ दी जाएंगी। ठीक है, अभी देखते हैं हम
सैलरी हेड में और क्या है? तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जितने भी अलाउंस है जो टैक्सेबल है, सैलरी के साथ में कुछ अलाउंस भी मिलते हैं ना, जैसे डियरनेस अलाउंस मिलता है, तो कौन कौन से अलाउंस जो है वो टैक्सेबल है? तो देखो ये सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस जो है ये टैक्सेबल है, डीएनएस अलाउंस टैक्सेबल है, डेपुटेशन अलाउंस ये भी टैक्सेबल है, एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल है, फैमिली अलाउंस टैक्सेबल है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस टैक्सेबल है, मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल है, नॉन पार्टिसिपेटिंग अलाउंस जो है होते हैं वो भी टैक्सेबल है। अब ये जो नॉन पार्टिसिपेटिंग अलाउंस है ये किस तरह के अलाउंस कहलाते हैं? मतलब ऐसे अलाउंस जो किसी काम के बदले में नहीं दिए जाते हैं, है ना, कोई काम नहीं करा है उसके बदले में, सिर्फ ऐसे ही उनको अलाउंस दिया गया। ये जो है ये क्या होता है, ये इस तरह के अलाउंस कंपनी का जब कंपनी को अपना टैक्स बचाना रहता है तो वो प्रोवाइड कराती है। ओवर टाइम अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, रूरल एरिया अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस और टिफिन अलाउंस, वार्डन और प्रोटेक्ट अलाउंस, ये सारे टैक्सेबल हैं। और टैक्स फ्री अलाउंस कौन से हैं? तो देखो, कन्वीनियंस अलाउंस टैक्स फ्री है, आने जाने की सुविधा देती है कंपनी, वो टैक्स फ्री है, ठीक है। ट्रेवलिंग अलाउंस ये टैक्स फ्री है, टूर अलाउंस ये भी टैक्स फ्री है, हेल्पर एंड असिस्टेंट अलाउंस टैक्स फ्री है, एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस, मतलब अगर कोई व्यक्ति है, उसका कोई बच्चा है ना, वो रिसर्च कर रहा है, या वो व्यक्ति जो वहाँ मतलब सैलरी पाता है, वो व्यक्ति खुद ही रिसर्च कर रहा है, तो उसको रिसर्च पर होने वाला जो खर्च है उसका जो अलाउंस कंपनी देती है वो टैक्स फ्री है। यूनिफॉर्म अलाउंस, बच्चों की यूनिफॉर्म जो है उसके बाद उसके लिए जो कंपनी टैक्स अलाउंस देती है वो भी टैक्स फ्री है। स्पेशल अलाउंस फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी, अगर कोई स्पेशली किसी ड्यूटी को करने का जो अलाउंस है अगर उसको मिलता है, किसी भी तरह की ड्यूटी हो सकती है, ये सब टैक्स फ्री है।
ये सभी अलाउंस जितने हैं वो पूरे के पूरे एग्जम्प्टेड है, मतलब इसमें से कोई भी अलाउंस का कोई भी परसेंटेज टैक्सेबल नहीं है, सारे के सारे अलाउंस पूरे पूरे एग्जम्प्टेड है, माइनस करने हैं इसको। अब जो पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस है वो कौन कौन से हैं? एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस पार्टली कैसे है? तो जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके बच्चे को बाहर पढ़ने जाना है, ठीक है, फॉरेन में पढ़ना है, कि कोई व्यक्ति है उसके बच्चे को फॉरेन में पढ़ना है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि कंपनी, उसकी जो कंपनी है वो उस जो फीस है उसकी फॉरेन में पढ़ाई की, उसका कुछ परसेंटेज कंपनी उठाती है और कुछ परसेंट वो व्यक्ति खुद स्पेंड करता है। तो इस तरह से ये जो एजुकेशन अलाउंस है ये पार्टली टैक्सेबल है, ठीक है। और हॉस्टल अलाउंस है, ये भी पार्टली उसी तरह से पार्टली टैक्सेबल है। ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया में अगर तुम्हारी पोस्टिंग होती है, ठीक है, तो उस क्या कहा जाता है कि जो ट्राइबल एरिया, जो रूरल एरिया है, वहां पर ज्यादा सुविधाएं नहीं होती, तो लोगों को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं वहां नौकरी करने के लिए। तो इसके लिए कंपनी या गवर्नमेंट जो है वो अलाउंस देती है। तो ये भी पार्टली टैक्सेबल है। जितना भी उसके मतलब ये जितने भी पार्टली हैं, इनके बारे में हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कितना परसेंट उसका टैक्स फ्री है और कितना परसेंट हमको उसको टैक्स के लिए जोड़ना है। कंपोजिट हिल, compensatory allowance, running allowance, employees running allowance to the employees of the transport undertakings। अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसमें कोई ड्राइवर है ना, तो उसको मतलब उसको सैलरी के साथ ही साथ रनिंग अलाउंस भी मिलता है, क्योंकि वो पूरे समय आता जाता रहता है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि आने जाने में और दूसरे भी खर्च होते हैं, है ना, तो इसके लिए उसको रनिंग अलाउंस मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस, जो एम्प्लॉइज है उनको जो कंपनी है हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड कराती है। हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो अपने एम्प्लॉइज को हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड कराती है। अंडरग्राउंड अलाउंस, तो ये सारे जो है ये पार्टली टैक्सेबल है। अब देखो ये जो है, ये जो रेगुलेटरी है, इसके अनुसार देखो यहाँ पर, ठीक है, ये शो हो रहा है ना तुमको? हो रहा है। एजुकेशन अलाउंस जो है वो कितना एग्जेम्प्टेड है? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से, और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए, है ना। तो 12 महीने का कितना हो गया? 1200 रुपए एक बच्चे का, और 2 बच्चे का 2400 रुपए। हॉस्टल अलाउंस जो है वो एग्जम्प्टेड अप टू 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, ठीक है। तो कितना हो गया ये? एक बच्चे का 3600 रुपए, एक बच्चे का 3600 रुपए एक बच्चे का, 2 बच्चे का 7200 रुपए। ट्राइबल एरिया अलाउंस एग्जम्प्टेड अप टू 200 पर एनम। तो साल महीने का कितने हो गया? 2400 रुपए साल का जो है वो ट्राइबल अलाउंस एग्जम्प्टेड है। फिर आता है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये कितना एग्जम्प्टेड है? तो ये 800 रुपए पर मंथ एग्जम्प्टेड है। तो एक साल का कितना हो जाएगा? 9600 रुपए जो है ये एग्जम्प्टेड है। कंपोजिट हिल्स कंपेंसेटरी अलाउंस, तो ये मणिपुर, सिक्किम, यूपी और हरियाणा, सॉरी, मणिपुर, सिक्किम, यूपी, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में 9000 रुपए की, सॉरी 9000 फीट के ऊपर जो भी हिल्स हैं वहां पर जो लोग रहते हैं उनको 800 रुपए पर मंथ एग्जम्प्टेड है। सियाचिन एरिया में 7000 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्टेड है। अब देखो इसमें कैटेगरी है अलग अलग, है ना।
सियाचिन एरिया में 7,000 रुपए पर मंथ है। और जो 1,000 मीटर से ऊपर रहते हैं उनको, मतलब समुद्र तल से 1,000 मीटर से ऊपर जो रहते हैं उनको 300 रुपए पर मंथ जो है वो एग्जम्प्टेड है। इसके बाद रनिंग अलाउंस ऑफ एम्प्लॉइज जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए, तो 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड और 10,000 रुपीज पर मंथ। दोनों में से जो कम हो, मतलब 10,000 रुपए है या फिर जितना अलाउंस उसको मिला है उसका 70%, दोनों में से जो कम हो वो एग्जेम्प्टेड होगा। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, जितना भी अलाउंस उसको मिला है सैलरी का 10% रेंट पेड करता है अगर वो, तो 40% और 50% ऑफ सैलरी। अगर वो 10% सैलरी, अपनी सैलरी का 10% पेड करता है या 40 से 50% पेड करता है, इन तीनों में से जो कम हो वो एग्जेम्प्टेड होगा। मतलब जितना अलाउंस कंपनी ने उसको दिया है रेंट के लिए, या वो अपनी सैलरी का 10% पेड करता है या 40 से 50% पेड करता है, तो इसमें से जो एग्जेम्प्टेड, मतलब छूट कितने में मिलेगी, जो सबसे कम होगा उसमें छूट मिलेगी। अंडरग्राउंड अलाउंस में क्या है, रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी है और टेलीफोनिक फैसिलिटी है, ठीक है। और सर्वेंट फैसिलिटी है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज में सर्वेंट फैसिलिटी है। तो ये मेडिकल फैसिलिटी में अब इसमें दिया नहीं है ना कितना कितना है। 800 पर मंथ एग्जम्प्टेड। मेडिक्लेम और ट्रेनिंग के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एस कंसेशनल रेट। हेलो मम्मा, वो प्रमोद भैया आगे। प्रमोद 3 रुपए कर दे। इंटरेस्ट फीस ऑन कंसेशनल लोन exceeding 20%। ये किस कंडीशन में, ठीक है इधर चलते हैं। उसके बाद मंथली पेंशन जो है ना, अगर किसी को, कोई व्यक्ति रिटायर हो चुका है और उसको मंथली पेंशन मिलती है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। पेंशन को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो है फुल्ली एग्जम्प्टेड है। देखो मंथली पेंशन अगर किसी को मिलती है तो वो कह रहा है कि वो फुल्ली टैक्सेबल है,
लेकिन अगर वो पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। दूसरे एम्प्लॉइज की है तो अगर वो एम्प्लॉय अपनी पेंशन के साथ में ग्रेजुटी लेता है तो ग्रेजुटी जो लेता है उसका 1/3 भाग टैक्सेबल होगा। तो 1/3 exempted। जो है वो एग्जेम्प्टेड है, सॉरी टैक्सेबल नहीं, एग्जेम्प्टेड है पूरी टोटल पेंशन में से। और अगर वो मतलब ग्रेजुटी नहीं लेता है तो उसकी जो टोटल पेंशन है उसका 1/2 भाग जो है वो एग्जेम्प्टेड है। ग्रेजुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फुल्ली मतलब पूरी पूरी ग्रेजुटी एग्जेम्प्टेड है, और कवर्ड अंडर द गारंटी पेमेंट 1972। अगर वो सॉरी अगर वो कवर्ड है 19 ग्रेजुटी पेमेंट 1972 एक्ट के अंतर्गत, तो वो भी फुल मतलब क्योंकि वो कवर्ड है इसलिए वो भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। सैलरी में क्या आ जाएगा, सबसे पहले बेसिक सैलरी, उसमें जुड़ जाएगा डियरनेस अलाउंस तुम्हारा, ये क्योंकि एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है। अब जो ग्रेजुटी है वो उसको मिलने वाली जो ग्रेजुटी है पूरी मतलब जितने साल की ग्रेजुटी है उसकी, है ना, उसके बटे 26 करके जो निकलेगा उतना, या फिर मैक्सिमम लिमिट इसकी है 10 लाख रुपीज, दोनों में से जो कम हो। कंपनसेशन और ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय जो कंपनसेशन मिलता है तो वो कंपनसेशन जितना भी वो रिसीव करता है वो, या सैलरी का 15/30 मतलब कितना हो जाएगा 1/2, है ना। 15/30 का मतलब कितना होता है 1/2, सैलरी का 1/, पूरी जितने भी साल भर की सैलरी उसने रिसीव किया उसका 1/2, या मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए। हेलो हेलो, हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है ना तुमको। हाँ हाँ आ रहा है। या मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए, तो इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। प्रोविडेंट फंड में जो अमाउंट रिसीव करेगा वो, ये इसको जो मिलने वाला इंटरेस्ट है प्रोविडेंट फंड में, उसको हम सैलरी हेड के अंतर्गत इंटरेस्ट को जोड़ेंगे और वो वहां टैक्सेबल होगा। और बाकी का जो प्रोविडेंट फंड है जो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होगा। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है ये किस तरह का फंड है ये, प्रोविडेंट फंड में क्या क्या होता है, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो होते हैं दोनों, जैसे कि एम्प्लॉय का अगर प्रोविडेंट फंड 1200 रुपए पर मंथ अगर जमा होता है तो 1200 रुपए पर मंथ एम्प्लॉयर को भी जमा करना पड़ता है, और ये दोनों मिला करके उसका प्रोविडेंट फंड बनते हैं। और उसका जो इंटरेस्ट आता है वो सैलरी हेड में जुड़ता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो आएगा वो सैलरी हेड में उसका टैक्सेबल होगा।
दोनों आदमी काम करके गया नहीं, लेकिन मैं 10वें में जा रहा हूँ। ग्रेजुएटी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ग्रेजुएटी भी उसी तरह से कैलकुलेट करना है, इसके पहले भी हमने देखी है ना। जितना भी वो रिसीव करेगा उसके अलावा उसको मिलने वाली 10 मंथ की सैलरी या 3 लाख रुपए, जिसमें से जो भी कम हो सबसे ज्यादा वो एग्जम्प्टेड होगी। तो अब सैलरी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर ले। लिखो, मिस्टर प्रवीण is employed in a factory. He is receiving a basic salary of 18,000 rupees per month. Dearness allowed 1,200 rupees per month. हाँ, 1,200 rupees per month. Bonus 400 rupees per month. Commission 300 rupees per month. City compensatory allowance 600 rupees per month. He has been provided with a rent-free accommodation in a city. The population of city is 2 lakh. Free use of furniture costing 30,000. Free use of furniture costing 30,000. Fair rental value of house is 1,800 per month. Fair rental value of house is 1,800 per month. Determine the value of rent-free furnished house and salary and basic salary. तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट बना लो। सबसे पहले उसमें सबसे पहले निकालो ईयरली इनकम फ्रॉम सैलरी 18,000 रुपए पर मंथ है। 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 18,000 रुपए पर मंथ है। 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 2,16,000 रुपीज कितनी हो जाएगी? 2,16,000।
फिर और क्या है, फिर डीएनएस अलाउंस 1200 रुपए पर मंथ है ना। तो ये तो एग्जेम्प्टेड है, डीएनएस अलाउंस एग्जेम्प्टेड है कि क्या है ये? टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्टेड है डीएनएस अलाउंस? खैर इसको कैलकुलेट करो। 1200 रुपए पर मंथ है, 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 14,400। 14,400 रुपए डीएनएस अलाउंस। फिर और क्या आ जाएगा? बोनस 400 रुपए पर मंथ है। तो 400 गुणा 12, 4,800 रुपए बोनस के। कमीशन कमीशन कितना दिया हुआ है? 312 महीने का 3,600 रुपए। 12 महीने का 3,600 रुपए। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कितना है? 600 रुपए पर मंथ है। 12 महीने का कितना हो जाएगा? 7,200 रुपए। ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है? has been provided with a rent free accommodation in a city, free use of furniture costing 30,000, fair rental value of the house is 1,800 per month। अब हमको इसका जो फ्री रेंटल वैल्यू है इसको कैलकुलेट करना है पहले, है ना। हाउस फ्री रेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसकी बेसिक वैल्यू दी हुई है पर मंथ के हिसाब से, 1,800 रुपए पर मंथ है। तो बेसिक जोड़ो पहले, 1,800 रुपए पर मंथ है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 21,600 रुपए। 21,600 रुपए प्लस क्या जुड़ जाएगा इसमें? इसमें 30,000 नहीं, फ्री यूज ऑफ फर्नीचर कास्टिंग 30,000 रुपीज, है ना। जुड़ जाएगा प्लस फ्री यूज ऑफ फर्नीचर 30,000 रुपीज। ठीक। तो रेंट फ्री हाउस कितना का हो गया? 21,600 और 30,000 का जोड़ दो दोनों को। 51,600 है ना। ठीक है। अब इसमें से कौन सा अलाउंस जो है वो एग्जम्प्टेड है, फुल्ली एग्जम्प्टेड है, और कौन सा पार्टली एग्जम्प्टेड है? फुल्ली टैक्सेबल दिया हुआ है इसमें डीएनएस अलाउंस, डीए जो है वो टैक्सेबल है ना। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई है? 2,16,000 रुपए इसकी, प्लस डीए इसमें जुड़ जाएगा
14,400। बोनस जो है टैक्सेबल है, बोनस भी टैक्सेबल है क्योंकि वो सैलरी हेड में आता है ना। सैलरी, टोटल सैलरी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बोनस को भी जोड़ते हैं। तो जब हम इसके पहले कि हम सैलरी इसको जोड़े, इसमें सबसे पहले हमने फ्री हाउस रेंट कैलकुलेट किया, यहाँ पर टोटल सैलरी भी कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक सैलरी 2,16,000 रुपए प्लस बोनस 4,800 रुपए प्लस कमीशन के भी इसी में जुड़ेंगे 3,600 रुपए और सिटी कंपनसेशन के, तो ये शायद पार्टली टैक्सेबल है ये। कि फुल्ली टैक्सेबल है, नहीं फुल्ली टैक्सेबल है, तो ये भी जुड़ जाएगा। प्लस सिटी कंपनसेशन सीसीए कितना है ये 7,200 रुपए। तो ये हम पूरा ही टैक्स सैलरी हेड में जोड़ देंगे। तो टोटल सैलरी अब इसकी कितनी हो गई 2,16,000 प्लस 4,800 प्लस 3,600 प्लस 7,200 रुपए। तो इसकी टोटल सैलरी अब कितनी हो गई 2,31,600 रुपए। कितनी हो गई, कितनी हो गई सैलरी? हेलो हेलो, हाँ, सैलरी कितनी हो गई अब? 2,31,600। 2,31,600। ये फुल्ली टैक्सेबल है इतनी, है ना। प्लस रेंट फ्री हाउस कितने का है? तो ये भी हमने इसको, ये जो कंपनी है इसने इसको ये सुविधा दी है, तो ये जो 51,600 रुपए है ये भी इसमें जुड़ेंगे। प्लस ये जो निकली ऊपर उसमें ना, हाँ रेंट फ्री हाउस में, तो ये 51,600 रुपए भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो अभी इसकी टोटल टैक्सेबल सैलरी कितनी आ जाएगी? 2,83,200। यस, ये जो है ये हमने ये क्या किया, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी इनकम। ठीक है, हमको आगे भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से बनाना है। ठीक है, ऐसा। अच्छा कल मैंने जो कुछ तुमको पढ़ाया था कुछ पूछूं उसमें से? हाँ, घर में एक बार रीड किया था लेसन? किया था। अच्छा बताओ, हम जब किसी के लिए टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहला सबसे पहले उसकी क्या करना चाहिए? मतलब एक व्यक्ति है, तुमसे कहा गया है कि इसकी, हाँ तुमसे कहा गया कि तुम इसकी जो है इनकम कैलकुलेट करो, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है तुमको। तो उनमें तुम किन किन चीजों का ध्यान रखोगी उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए? पहले तो उसका पूरा टोटल इनकम निकालेंगे, फिर उसके बाद उसकी जो एक्सपेंसेस है। ये तो दूसरा तीसरा स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या है?
हेलो, हेलो। हेलो हेलो। हाँ, पहला हाँ, स्टेप क्या है? पहले तो देखेंगे उसकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है। पहले तो सबसे पहले हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे कि क्या वो इंडियन है या एनआरआई है ना। और दूसरा, उसी में देखेंगे हम कि वो इंडियन है तो उनकी इसकी इनकम कहाँ कर हो रही है, इंडिया में हो रही है या इंडिया से बाहर हो रही है या समुद्र, हाँ, या फिर समुद्र के बीच में हो रही है। हम मान के चलो कि कोई व्यक्ति है 6 महीने से शिप में जो है, शिप के जो क्रू मेंबर्स हैं 6 से 7 महीने में वो वहां रहते हैं, शिप में रहते हैं, तो उस समय उनकी होने वाली इनकम जो है वो किस तरह से वो भी टैक्सेबल होती है इंडिया में ही। तो वो देखेंगे कि ये जो होने वाली इनकम है वो कहाँ से हो रही है, और इंडिया, वो व्यक्ति इंडियन है या इंडिया के बाहर का है। ठीक है, अगर व्यक्ति इंडिया के बाहर का है और वो इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है, उससे जो इनकम होती है तो उस पर भी उसको इंडिया में इनकम टैक्स पेड करना है। ठीक है, दूसरी क्या चीज देखेंगे? दूसरी नहीं, कि इसकी इनकम पर कैलकुलेट, मतलब देख लिया कहाँ कहाँ से आ रही है इनकम, मतलब कहाँ का है वो, फिर टोटल निकालेंगे ना। इसके अलावा अब ये तो हो गई, हमने सैलरी वाली हेड में इनकम देख ली कि उसने व्यक्ति है उसको कहाँ से इनकम हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर उसको कोई दूसरी इनकम हो रही है, अगर एग्रीकल्चर से उसको कोई इनकम हो रही है तो उसमें क्या देखोगी? कि एग्रीकल्चर से कितना उसको आ रहा है। क्या वो इनकम मतलब कल्टीवेशन से हो रही है ना। अगर इनकम कल्टीवेशन से हो रही है तो वो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर वो रेंटल इनकम है किसी भी तरह से तो वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, दूसरा हेड हो गया, सैलरी हो गया एग्रीकल्चर से, मतलब एक व्यक्ति की टोटल इनकम हम निकाल रहे हैं। ठीक है, सैलरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसके अलावा और कौन सी इनकम है? कमीशन। कमीशन हमको, हाँ, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, कमीशन, हाँ, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन पे जैसे उसको कोई लॉटरी वॉटरी या हाँ, उसने कहीं पे इन्वेस्ट किया हो, नहीं मतलब कहीं का उसको हाँ, मिला। कहीं कहीं किसी चीज में इन्वेस्टमेंट उसने किया, उससे होने वाली इंटरेस्ट, उससे उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा हो, रॉयल्टी है गई जो और फिर प्रॉपर्टी अगर किसी को रेंट में दी है उसने, हाँ, रेंटल प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है। मतलब हम उसके इनकम का सोर्स देखेंगे सबसे पहले, है ना, कि कहाँ से इनकम हो रही है उसको। ठीक है, तो हमने देख लिया सैलरी और उसके बाद देख लिया एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम। उसके बाद कोई प्रोफेशनल है, उसको उसके प्रोफेशन से अगर इनकम होती है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस पैसा प्रॉफिट हुआ उससे, उसका जो बिजनेस है उसका हाँ, जो प्रोफेशन है उससे जो हाँ, प्रॉफिट गेन हुआ उसको। हाँ, तो कल मैंने बताया था कि जो फर्म्स हैं, है ना, लिमिटेड लायबिलिटी वाली जो फर्म्स हैं, उनका कितना परसेंट एग्जम्प्टेड है? 30। 30% एग्जम्प्टेड है, बिल्कुल सही। उसके बाद मैं तुमको टैक्स स्लैब बताया था, और उसके बाद बताया था मैंने तुमको सरचार्ज कितना कितना लगता है, बताया था ना। हेलो, हेलो,
हेलो, आवाज की जा रही है बार बार? हेलो। हाँ, वो एक्चुअली क्या, इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, आज थोड़ी चल नहीं रहा ढंग से। हम्म, पानी आ रहा है ना? सरचार्ज के बारे में बताया था मैंने कल। हाँ। तो एक इंडिविजुअल्स को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, या हाँ, कोई, तो कितनी इनकम के बाद सरचार्ज लगता है उसको? 1 करोड़ से अगर ऊपर अगर इनकम होती है उसकी, हाँ, 1 करोड़ से ऊपर इनकम होती है तब सरचार्ज लगता है। कितना परसेंट पाँच लगेगा? परसेंट 5% लगता है। और 15%। 50 1 करोड़ से 50 ज्यादा 15%, 5% नहीं। 5% तो उसको जो एग्जम्प्टेड इनकम है 2,50,000, उसके बाद अगर वो उसकी कोई इनकम होती है तब उसको उस इनकम पर 5,000 रुपए, 5% लगता है, सॉरी, है ना? हम्म, ओके। अगर अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, उसको कितना सरचार्ज लगेगा और कितनी इनकम के बाद लगेगा? उसका वही 1 करोड़ के ऊपर रहेगा ना, तो उसको 5% सरचार्ज लगेगा। नॉर्मली तो ए, उसको तीस ए, परसेंट भरना पड़ता है टैक्स उस पर, अगर उसका हाँ न 1 करोड़ के ऊपर अगर उसका हो रहा है, अग, इनकम आ रही है, हाँ, तो 5% सरचार्ज रहेगा। अगर 10 करोड़ के ऊपर होगा हो रहा होगा उसका, तो 10% सरचार्ज लगेगा। गुड। एजुकेशन सेस कितना कितना लगता है? एजुकेशन से और किस किस पर कितना तीन कितना परसेंट लगता है? 3% तीन लगता है, परसेंट लेकिन 3% पूरा हाँ। एक पर नहीं लगता है। किस पर कितना लगता है? हम्म, हाँ, जैसे एक हायर एजुकेशन को लगेगा 1%, हाँ, और जो लोअर रहेगी उनको 2% लगता है, तो मिला के 3% पूरा टोटल। गुड। चलो अब इसमें से देखते हैं थोड़ी क्वेश्चन आगे के, या तुम्हारे बुक में से कोई क्वेश्चन देखो। बुक खोलो तुम्हारे पास अगर बुक है तो। हम्म, तो जो तुम्हारा सैलरी हेड वाला जो लेसन है वो निकालो, ठीक है? इनकम फ्रॉम सैलरी ना? हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी वाला लेसन निकालो। हम्म, हम्म, ये पे सॉल्व करके देखना पड़ेंगे ना, फिर अगर कोई डाउट हुए तो फिर। हाँ, उनको सॉल्व करके देखना, अगर डाउट हुए तो फिर देखेंगे, ठीक है? हम्म, वैसे इसमें देखते हैं आगे कोई है क्या।
इसमें लास्ट में ही दिया हुआ है सारा सब एक साथ बनाने के लिए, है ना। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। है ना, ये जो है ये सेकेंड हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यदि कोई व्यक्ति है और अगर वो किसी मकान में रह रहा है ना, तो जिस मकान में वो रह रहा है, मतलब वो मकान, वो जिस मकान में रह रहा है वो तो एग्जम्प्टेड है। अगर उसने अपने स्टाफ को क्वार्टर दिया हुआ है, ठीक है, इन हाउस फ्रॉम स्टाफ, सॉरी, इनकम फ्रॉम स्टाफ क्वार्टर्स, स्टाफ क्वार्टर्स को अगर इनकम हाउस दिया हुआ है रेंट पे, तो उनसे होने वाली इनकम जो है वो क्या, किस तरह की इनकम है? टैक्सेबल। टैक्सेबल, टैक्सेबल है। यदि कोई एसोसिएशन या किसी बिजनेस के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए किसी को किराए पर दिया हुआ है, वो भी टैक्सेबल है। किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को अगर किराए से दिया हुआ है तो वो इनकम भी टैक्सेबल होती है। एग्जम्प्टेड इनकम कौन सी है, देखो, ये है इनकम फ्रॉम सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस। जिस घर में वो रहता है उस घर का जितना भी रेंट है, मतलब उस घर जैसे वो जिस घर में रहता है उसकी रेंटल वैल्यू 800 रुपीज सॉरी 1800 रुपीज पर मंथ है, या 1600 रुपीज पर मंथ है, या 2000 रुपीज पर मंथ है। ये वैल्यूएशन हम करते हैं, उतनी वैल्यू जो है उसकी एग्जम्प्टेड है। उसके बाद यदि किसी कोई व्यक्ति है, उसको उसका जो रेसिडेंस है, आप वो किसी, जैसे कोई कंपनी है, उसने अपने जो डायरेक्टर्स हैं उनको रेसिडेंस दिया हुआ है ना, तो वो भी एग्जम्प्टेड है। इनकम फ्रॉम सोशल एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, अगर किसी सोशल या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए उसने अपना मकान किराए से दिया हुआ है, तो वो मकान की इनकम भी एग्जम्प्टेड है। एग्रीकल्चर फार्म हाउस, मतलब लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जमीन खरीद लेते हैं खेती की, और वहां पर जाकर के एक छोटा सा घर बना लेते हैं रहने के लिए, और बाकी जगह पे खेती होती है। तो ये जो फार्म हाउस इस तरह के बने होते हैं, तो ये फार्म हाउस की इनकम जो इनकम है वो भी टैक्स मतलब एग्जम्प्टेड है। अब इसका कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपने खुद का जो हमारा हाउस है जिसमें हम रहते हैं, उसका पूरे साल भर का वैल्यू, उसका वैल्यूएशन करेंगे साल भर का, है ना। ठीक है। अब हम जिस जिस घर में हम रहते हैं, हमारा मान के चलो कि हमने, कोई है व्यक्ति जिसने घर बनाया है अपने रहने के लिए लोन लेकर के, ठीक है, जैसा ये लोन लेकर के अगर उसने घर बनाया है, ठीक, तो मान के चलो कि उसकी घर की जो रेसिडेंशियल वैल्यू है वो 2000 या 20,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है।
तो साल भर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,40,000 रुपए, है ना। और उसका लोन जो है वो लोन का जो इंटरेस्ट है वो है, मान के चलो कि उसने लोन लिया था 2,50,000 रुपए का लोन लिया था 10% पर, है ना। तो उसको 25,000 रुपए पर मतलब एनुअली 25,000 रुपए हर साल उसको लोन का इंटरेस्ट पेड करना है। तो ये 2,40,000 का जो इसका हाउस है इसमें से लेस कर देंगे हम 25,000 रुपए। रेंटल इनकम कितनी हो जाएगी इसकी? 2,15,000 रुपए का घर हो जाएगा, है ना। रेंटल इनकम कितनी हो गई? 2,15,000 रुपए। इसी तरह से अगर आउट हाउस है हमारा, या अगर हमने इसकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको किसी इसी तरह से कैलकुलेट करना है कि अगर उसको रेंट वो रेंट की रेंटल वैल्यू आ रही है तो वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। एग्जम्प्टेड सिर्फ उसका सेल्फ जिसमें वो रहता है वही एग्जम्प्टेड है। आपने नोट लिखो। अब उसके बाद है म्युनिसिपल टैक्स। अब ये जो हमारी आ गई कितनी आ गई? रेंटल वैल्यू आ गई 2,50,000 रुपए की। अब इसमें क्या क्या मतलब इसमें खर्चे क्या क्या आए उसको? रेंटल वैल्यू तो आ गई हमारी, खर्चे क्या क्या है? तो उसने लोकल और म्युनिसिपल टैक्स पेड किया। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स पेड करना है। तो उसने मान के चलो कि उसका जो है साल भर का म्युनिसिपल टैक्स कितना आएगा? 8,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स आया उसका साल भर का। तो हमने इसमें से लेस कर दिया म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। 8,000 रुपए हमने इसको माइनस कर दिया। अब इसकी रेंटल वैल्यू कितनी हो गई? 2,15,000 में से 8,000 रुपए हमने टैक्स में भी पेड किए हैं, तो वो भी हम इसमें से माइनस करेंगे। तो इसकी रेंटल वैल्यू 2,07,000 रुपए हो गई, ठीक है। अब अगर उसने खैर लोन तो वो तो दूसरी हो जाएगी थी। उसके बाद इसका जो डिडक्शन है ना, क्या बोल रहा है ये इसकी रेंटल वैल्यू है, इसका 30% डिडक्शन है, ठीक है। तो 2,07,000 रुपए जो है इसका 30% कितना आता है? 62,100 रुपए जो है ये डिडक्टेड मतलब एग्जम्प्टेड है। इसको भी माइनस कर दो, एग्जम्प्टेड वैल्यू हमने इसकी माइनस कर दी। तो आप कितनी वैल्यू बची इसकी? अब इसकी वैल्यू बची 1,44,900 रुपए, ठीक है। ये 1,44,900 रुपए जो है ये उसके टैक्सेबल है, इस पर वो टैक्स पेड करेगा। और ये जो अमाउंट है ये उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड होगा, है ना।
इसके लिए तुम एक काम करो, कुछ नोट लिखो। नोट नंबर 1, लिखो नोट नंबर 1, इफ द house vacant from some period during the last year या during the previous year, then actual value rent for such as vacancy period will be deducted। इसका मतलब क्या हुआ? नोट नंबर 1 तुमने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसका कोई घर जो है वो कुछ महीनों के लिए खाली पड़ा है ना, तो उतने खाली महीनों का जो, अब जैसे कि हमने डिसाइड किया कि हमारा 1800 रुपए महीने का मकान है जो हम रेंट पर लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और ये मकान हमारा 4 महीने के लिए खाली पड़ा था। तो अब हम इसकी जो रेंटल वैल्यू, एनुअल रेंटल वैल्यू निकालेंगे तो वो किस तरह से निकालेंगे? ये जो 18,000 रुपए का हमारा मकान है इसको 6 महीने का निकालेंगे, 12 महीने का नहीं निकालेंगे, ठीक है। नंबर 2 लिखो, if amount of approved unrealized payment rent, amount of approved unrealized rent is given in the question, then such amount will also be deducted in the calculation of gross annual value। मतलब क्या हुआ? कोई अनरियलाइज्ड वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में अगर ये बताया है कि पिछले साल का हमको कुछ पैसा किसी से लेना बकाया है ना, तो उसको क्या करेंगे हम? कैलकुलेशन में से डिटेक्ट कर देंगे उसको डिडक्ट कर देंगे। तीसरा लिखो, इफ ओनर ऑफ द हाउस हैज प्रोवाइड सम फैसिलिटी ऑफ द टेनेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर एग्रीमेंट ऑफ रेंट डिड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। थोड़ी धीरे बोलूं? वैसे ये तो तुम्हारे पास में भी है ना, पीडीएफ है ना तुम्हारे पास में ये? इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति अपना रेंटल हाउस जो है वो फैसिलेट करके देता है, ठीक है, एग्रीमेंट के अंतर्गत, तो उसकी जो फैसिलिटी जो उसको देता है उतनी फैसिलिटी की वैल्यू पहले डिडक्ट हो जाती है उसकी रेंटल वैल्यू से, और बचा हुआ जो बची हुई जो वैल्यू रहती है वो जो है वो मतलब टैक्सेबल होती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है किसी को अपना घर फैसिलिटी के विथ फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ना, के साथ में वो फर्नीचर देता है, मीटर लगा के देता है, लाइट के लिए नल की फिटिंग करके देता है, मोटर लगा करके देता है, तो ये सारी फैसिलिटी जो है तो जो उसकी रेंटल वैल्यू आती है उसमें से इन सारी फैसिलिटी को पहले माइनस कर दिया जाता है और उसके बाद उसको
अब जैसे कि अब ये मान के चलो, अब हम मान के चलते हैं कि जो एक 30,000 रुपए का फर्नीचर है जो हमने उसको प्रोवाइड कराया, ठीक है। और मकान में हमने फर्नीचर लगा के दिया उसको, और उसको वेल फर्निश्ड मकान दिया है, पर्दे वर्दे सब लगा करके दिए हैं, है ना। इसके साथ ही हमने किचन को भी फर्निश्ड करके दिया है, मॉड्यूलर किचन बना के दिया। इसके साथ ही हम उसको बर्तन भी दे रहे हैं खाना बनाने के। अब इन चीजों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये तो हम हमेशा हमेशा के लिए 12 महीने के लिए इसको दे रहे हैं, है ना। ये हम 12 महीने के लिए इसको दे रहे हैं, तो इनकी जो वैल्यू है उस पर डिडक्ट तो हो जाएगी। इनकी जो वैल्यू है तो पर मंथ के हिसाब से निकालेंगे पहले उसको। नहीं नहीं, ईयरली ही डिडक्ट करना है, सॉरी, पर मंथ के हिसाब से निकालना ही नहीं है हमको। हम एक साल में एक ही बार तो असेसमेंट, जो टैक्स का असेसमेंट करते हैं। अब ये जो पेमेंट आया हमारे पास में इतना, उसमें से हमने म्युनिसिपल टैक्स और लोकल टैक्स जो है वो पेड कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत से टैक्स होते हैं। म्युनिसिपल टैक्स पेड हो गया हमारा, लोकल टैक्स पेड हो गया हमारा, वाटर टैक्स लगता है हमने वो पेड किया। हमारा जो हाँ, हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है हमने वो भी टैक्स पेड किया। इन सबको पेड करने के बाद वो सब डिडक्ट हो जाते हैं। जितने भी टैक्स हम पेड करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सारे टैक्स जो है इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसमें से माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो आज जो मैंने समझाया वो समझ में आया तुमको? हाँ आया। तो कल ठीक है, फिर कल हम आगे बढ़े इससे। लेकिन कल मैं इसके पहले, कल मैं सैलरी हेड और तुम्हारा जो हाउस प्रॉपर्टी हेड है इसके कुछ क्वेश्चन मैं निकाल करके रखूंगी जो हमको बनाने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर घर में बना करके देखना अपने क्वेश्चन, अपनी बुक के क्वेश्चन, और नहीं तो मुझे उसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। बाय। थैंक यू। बाय।